अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ खासे लंबे अरसे के बाद सियासी सुलह सफ़ाई के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं, और तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खदशात के बिल्कुल ऐन मुताबिक बानी PTI इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी इसी केस में 7 साल की सज़ा सुनाकर वहीं कोर्ट से ही आज गिरफ्तार किया गया। सिर्फ यही नहीं, एहतसाब अदालत से सज़ा मिलने के बाद नैब कावानीन के मुताबिक इमरान खान 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि बाकी केसेस की तरह यहाँ पर भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत का ये मानना है कि 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारे मामले को इस्लामी टच दिया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। जो वकील सफाई थे वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। नाजरीन, अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों तरफ से रहनुमा बैठे हैं, जहां अभी भी तलखियां हैं, हत्ता कि सियासी लचक भी दोनों तरफ से नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सज़ा का ये फ़ैसला क्या मुज़ाकरात को डिट्रैक कर सकता है। नाजरीन, अब तक डायलॉग के 3 सेशन हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी हुकूमत के हवाले किया है। इन मुतालबात पर हुकूमत का हतमी जवाब 7 रोज़ बाद आएगा, लेकिन अभी से हुकूमत के जो लोग हैं वो इन PTI के मुतालबात पर एतराज़ात उठा रहे हैं कि जो मुकदमात पहली अदालतों पर है उन पर जुडिशल कमीशन कैसे बनाया जा सकता है। एक एतराज़ ये भी लगाया कि PTI 26 नवंबर के वाक़े पर सियासत तो कर रही है, मगर मरने वालों और गुमशुदा जो कारकुन हैं, ना उनके नाम पते दिए जा रहे हैं, ना उनकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। जिन मुतालबात के लिए हुकूमत ने 7 रोज़ मांगे हैं उन पर हुकूमत के जवाब का अंदाज़ा लगाना ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद मुश्किल नहीं है, क्योंकि हुकूमती वज़रा मुतालबात आने के फ़ौरन बाद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट है, ये मुतालबात नहीं है, ये चार्जशीट दे रहे हैं। दूसरी तरफ इन मुज़ाकरात और मुतालबात पर एक मीटिंग जो है वो बड़ी भारी पड़ रही है, और वो मीटिंग तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और आर्मी चीफ के दरमियान पेशावर में हुई। ये वही मीटिंग है नाजरीन जिसकी पहले तहरीक इंसाफ तरदीद करती रही और कल अचानक से बैरिस्टर गौहर इसकी तस्दीक करने लगे। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी होकर आवाम से ऐसी वाक़यात को, ऐसी मीटिंग्स को क्यों छुपाते हैं? जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे लोग बातें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और जब इजाज़त मिलती है कि हाँ आप इसको पब्लिक कर दें और फिर उस बारे में आवाम को आगाह किया जाता है। तहरीक इंसाफ पहले अलल ऐलान झूठ बोलती है और फिर अलल ऐलान एतराफ़ करती है कि हाँ मुलाकात हुई है। सोचने वाली बात यह है कि क्या आवाम सियासतदानों को वोट इसलिए देती है कि वो इनसे झूठ बोलें? जब इदारे ने इस मुलाकात के बारे में बता दिया तो बैरिस्टर गौहर पहले इस मुलाकात को ऑन करने में क्यों हिचकिचा रहे थे? सिर्फ यही नहीं, बैरिस्टर गौहर के दावे पर सिक्योरिटी ज़राए से रद्दअमल भी आया, जिसमें ये कहा गया कि इस मुलाकात को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि मुलाकात में जब चेयरमैन PTI यानी बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामला डिस्कस करने की कोशिश की तो उन्हें सियासतदानों से बात करने का मशवरा दिया गया। अगरचे मीटिंग को लेकर दोनों मुतज़ाद मौक़िफ़ हैं, लेकिन मकबूलियत और कबूलियत की लड़ाई में इस मीटिंग का होना और जो टाइमिंग है उसको बहुत इम्पॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी मीटिंग्स नहीं हुई, चाहे इसका एजेंडा सियासी मामलात हों या सिक्योरिटी इशूज़ पर बात करनी हो। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ की तरदीद की कि कोई सियासी बात नहीं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए।
जिस मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं, लेकिन उन्हें वाजे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है। अगर कोई सियासी मुतालबात या गुफ्तगू करनी है आपने तो वो हमसे ना करें, वो वहीं करें जहां आप पहले से करें। उनके अल्फाज क्या हैं कि जी मुलाकात में दूसरी तरफ से बड़ा मुस्बत रद्द अमल आया है। और फिर ये जुमला भी कहा है अली गौहर साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद है। कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैरिस्टर साहब ने ज्यादती की है इस मुज़ाकराती अमल के साथ। सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या वाकई यही असली मुज़ाकरात हैं? अगर कोई बैक चैनल डोर जो है बैकडोर चैनल नहीं खुला तो पीटीआई ये तासुर देकर हासिल क्या करना चाहती है, आवाम को बताना क्या चाहती है? एहतसाब अदालत से दूसरी तरफ आज इमरान खान को जो सज़ा हुई उसकी जो प्रेडिक्शन थी उस बारे में पहले ही सेनेटर फैसल वाडा बता चुके थे। वो कह रहे थे कि सज़ा होकर रहेगी। अब वो ये कह रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद पीटीआई लेट कर जबकि हुकूमत अकड़ कर मुज़ाकरात करेगी। ये क्या है सारा मामला, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपका। सबसे पहले तो ये कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो आज सज़ा हुई है ये तो पीटीआई को एक्सपेक्टेड था। पीटीआई तो कह रही थी कि सज़ा होगी, तो फिर आज इतना शोर शराबा क्यों? ये तो सब कह रहे थे कि सज़ा होगी, पीटीआई के अपने लोग कहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। असल में माजरत कबूल कीजिएगा, वो असेंबली में नारे लगाने की वजह से हम सब लोगों के गले जरा बैठे हुए हैं, सो एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज फॉर। देखें, जब हमारी आज से 4 रोज पहले इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी इमरान खान साहब बहुत क्लियर थे कि ये इस केस के अंदर मुझे सजा सुनाएंगे, और वो इस बात पर भी बहुत क्लियर थे कि ये सज़ा नेशनली और इंटरनेशनली इनकी मजीद बदनामी का सबब बनेगी। अच्छा, शोरो गुल और बवेला कोई नहीं जी। शोरो गुल इस बात के ऊपर है कि सज़ा का तो हमें पता था, लेकिन क्या आपने हम में से क्या हमारी पार्टी के किसी बंदे से ये सुना कि सज़ा 5 साल होगी या 10 साल होगी या 14 साल होगी या 1 साल होगी? शोरो गुल और बवेला इस बात के ऊपर है कि ये कैसे हुआ कि एक जज का लिखा हुआ फैसला चंद नाम नहायत सहाफी या चंद लोग वो आपको 2 रोज कबल आगाह कर दें। आप फैसल वाडा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं? किसकी तरफ जी? फैसल वाडा साहब की तरफ, क्योंकि वो कह रहे थे सजा तो होगी। नहीं जी, मैं उनकी तरफ नहीं इशारा कर रहा, ना मैं उनकी तरफ इशारा करता होता हूँ। उनका तो हमें पता है वो किसके कहने पे किसका माउथ पीस है। मैं इशारा कर रहा हूँ उन सहाफियों पर जिन्होंने कल ट्वीट्स किए। देखिए, उसके अंदर बाकायदा इमरान खान साहब के लिए 14 साल की सजा, बुशरा बीबी के लिए 7 साल की सजा। तो इसका मकसद है कि वो फैसला पहले से पता था, तो फिर ये इंसाफ का सरीहन कत्लेआम है। तो इस बात के ऊपर शुरू होला। दूसरा, आपने वफाकी वजीर इत्तलात तारड़ साहब की बात की, वो कह रहे थे बड़ा ओपन एंड शट केस है और ये काले धन को सफेद करने और मजबूत टच दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं इसको। मैं जवाब देता हूँ जी इसका। मजहबी टच जो मियां नवाज शरीफ ने अपने रायविंड के घर को काले धन को सफेद करने के लिए उसके ऑपोजिट शरीफ ट्रस्ट बना के किया हुआ है ना जी। मैं वहां पर स्टूडेंट रहा हूँ शरीफ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जिस तरीके से वहां पर काले धन को सफेद किया गया है वो मेरे साथ बैठे, मैं उन्हें बताता हूँ काला धन कहाँ पे सफेद होता है। जब आप अपने 1,000 कनाल के फार्म हाउस के धन को सफेद करने के लिए उसके ऑपोजिट 3 मुरब्बों के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना दें जहां पर आपकी याशी का ही सारा सामान मौजूद हो, और वहां पर भी मजहबी टच भरपूर दिया गया। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। आज भी दिया जाता है, मेरे साथ किसी जगह पर बैठे मैं उनको सजाएं तो आप देखें ना, सजाएं तो जाहिर है शहादतें हो, सबूतों की बिना पर ही सजाएं दी जाती हैं, सबूतों की बिना पर ही आपको बरी किया जाता है। तो यहाँ पर तो आज तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि जो मुल्ज़मान के दिफा में पेश की गई दस्तावेजी जो शहादतें थी ये बेवकूफ़ थी। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जी मेरी सुन लें जी, 2 चीजें सुन लें मेरी।
सबसे पहली बात तो ये है कि ये कह रहे थे कि करप्शन का केस है। हाँ। और काले धन को समाप्त करने का केस है। हाँ। जज का फैसला लिखा है कि ये करप्शन का केस नहीं है, ये इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस है। हाँ। ठीक है। दूसरी बात ये है, जो धन आया, जो काला धन अपनी प्रॉपर्टी 9 अरब के एजवेयर, लंदन एजवेयर रोड के फ्लैट्स को 18 अरब का सेल करके, वो धन अगर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पहुंचा, उस काले धन का हिसाब होना चाहिए था ना जी। वो काली पेमेंट जो है, काला धन, सुन लेना, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जब भी कोई ताकतवर इंसान करता है तो जाहिर है उससे कुछ गलत काम ही होते हैं ना। उससे करप्शन कह लें, मफाद कह लें। मैं तो ये जो फैसला है उस बुनियाद पर सवाल कर रही हूँ। मैं भी उसी बुनियाद पर सवाल कर रहा हूँ ना जी। क्या अलकादर जिस जगह पर लोकेटेड है, इमरान खान का उसके साथ को फार्म हाउस या घर बना हुआ है? क्या अलकादर की जो अमाउंट आई थी वो इमरान खान के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, उनकी अहलिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, उनके फैमिली मेंबर, उनकी बहनों किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है? क्या इमरान खान अलकादर से पे लेता है, उनका कोई फैमिली मेंबर पे लेता है? क्या अलकादर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या ट्रस्ट है? ये वो तमाम यानी एक अजीब स्टोरी गढ़ी गई कि करप्शन हो गई। करप्शन के अंदर ये कहा जा रहा है पैसा किसी अकाउंट से रियासत पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर पहुंच गया, पैसा आज भी वहां पर मौजूद है। हाँ। और करप्शन हो गई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। देखें, और यही बात हम कहते हैं, ये जब साइफर केस किया जा रहा था ना जी, मैं आपको बताऊं तो वो इससे बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड भी था, ज्यादा सेंसिटिव भी था, उसकी सजा भी उम्र कैद या सजाए मौत थी, बहुत सारे मुहर्रिकात थे। लेकिन आपने देखा कि जस्टिस उमर फारूक के होते हुए भी जब वो सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, प्रोसिक्यूशन कोई चीज पेश नहीं कर सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहते हुए भी वहां पर प्रोसिक्यूशन तकलीफ नहीं दे सका और वो सजा उड़ गई। आज भी हम ये कह रहे हैं कि ये 2 से 3 हेयरिंग्स की मार है। आप देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। इस पर तो आपको उम्मीद है ये 2 से 3 हेयरिंग की मार है, हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो जिस तरह साइफर का केस उड़ाकर रख दिया कोर्ट ने, ये भी उड़ाकर रख देंगे। अब जरा आ जाएं ये मुज़ाकरात की कहानी पर। इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को ये केस साइफर की तरह उड़ा कर रख देगी अदालत, तो इससे मुज़ाकरात तो ख़राब नहीं होंगे, वो तो डिट्रैक्ट नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे? इस मामले के ऊपर हमारी खान साहब से बात हुई थी जी, और हमारे रवैयों में तलखी जरूर आएगी। हाँ। वो वैसे भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह साहब के जवाब में, तो वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। आज वो मजीद तलखी बढ़ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो फाइनल डेडलाइन दी हुई थी 31 तारीख तक की, उस वक्त तक तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 31 तक मुतालबात तस्लीम हो गए, ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसे कॉल ऑफ कर देंगे जी। सही। अब ये ज़रा हकायक बता दें, जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, जिसको पहले बैरिस्टर गौर जो है उनसे सवाल होते रहे, वो इसकी तरदीद करते रहे। अभी फिर बाद में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा अच्छी है, बहुत अच्छी खुशाइन बात है, मुलाकात हुई है। जब इमरान खान कहते हैं हम तभी ज़ाहिर है कुछ करते हैं, तो इसका मतलब झूठ पहले बोलते हैं, इमरान खान साहब के कहने पे बोलते हैं, इमरान खान साहब से इजाज़त मिलती है तब चीज़ें आवाम के सामने लेकर आते हैं। और फिर ये कहना कि बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल आया, हर हवाले से आर्मी चीफ से बात हुई, उस तरफ से बड़ी पॉजिटिव हमें जेस्चर मिला, तो सिक्योरिटी ज़राए भी इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो बल्कि कह रहे हैं कि इस मुलाकात को सियासी रंग देना बड़ा अफसोसनाक है। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत हुई, बड़ी तनकीद हो रही है कि आप लोग जो चाहते हैं उसको, अपनी ख्वाहिशात को इस तरीके से सियासी रंग देकर बयान करना जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है, तो ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोलती है? जो मुलाकात हुई, देखें, जिस वक्त सिक्योरिटी के ऊपर मुलाकात होती है, केपीके के अंदर एक सर्टेन सिचुएशन है। उस मुलाकात के अंदर पीके की स्टेक होल्डर्स, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके लोगों को बुलाया गया। जब उनके लोगों को बुलाया गया, उसमें एएनपी के सरबराह भी थे, उसमें चूंकि एएनपी केपीके के अंदर बेस्ड है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौर खान साहब, उन्हें भी बुलाया गया, वो वहां पर मौजूद थे। अगर जो तस्वीर जारी हुई है, आप वो तस्वीर देखें उस मीटिंग की, उसमें आपको आर्मी चीफ नजर आएंगे, उनके एक साइड पे चीफ मिनिस्टर केपीके नजर आएंगे, दूसरी साइड के ऊपर गवर्नर केपीके नजर आएंगे। उसके अलावा जो दीगर पॉलिटिकल लोगों को वहां पर बुलाया गया था, किसी की तस्वीर जारी नहीं हुई।
अब ये जिस वक्त इन मामलात के ऊपर, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, तो नॉर्मली जो उनका प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि जो चीजें जारी करनी होती हैं वो कर दी जाती हैं, उसके बाद उसके ऊपर खामोशी रखी जाती है। अब ये बहरान उस वक्त खड़ा हुआ जब एमएल वली साहब ने और गवर्नर केपीके ने बाहर आके 2 दिन के बाद उनको याद आ गया कि ओहो, उस मीटिंग में तो हम भी मौजूद थे और गौर खान भी मौजूद थे। जब ये बयान दे दिया तो उसके बाद, चूंकि उससे पहले आप देखें मीटिंग के बाद 2 दिन तक ना गवर्नर केपीके की तरफ से बयान आया है, हाँ। ना एएनपी के सरबराह की तरफ से बयान आया, ना किसी और तरफ से बयान आया, और ना ही उनकी तस्वीरें आई हैं किसी की। ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं जी। अब जब ये हो गया, इस दौरान इमरान खान साहब को बताया गया कि सिक्योरिटी के हवाला से ये मीटिंग हुई है। जब हम मिले थे 4 दिन पहले तो इमरान खान कंसर्न था पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आने वाली लहर की वजह से, सही, वो सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की शहादत की वजह से, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। वो बात ठीक है, सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत हुई। आप ये कह रहे हैं कि दूसरे मामलात पर भी, सियासी मामलात, जिस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, हर चीज़ के बारे में आर्मी चीफ को आगाह किया गया, उधर से हमें बड़े पॉजिटिव जेस्चर मिला, इमरान खान ने कहा खुशाइन बात है, तो आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ। आप किसी सिक्योरिटी जराए जो भी तरदीद करें आप नहीं मानते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब बात करें वो सब कुछ हुआ, वो सब बातचीत हुई। मैं मेरी बात देखें जी, अगर तो कोई ऐसा जरिया होगा जो बाय नेम ये कहेगा कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। जराए ज़रूए को मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सही, तो ये सब तो ये सारी पॉलिटिकल बातें हुई हैं। मैंने कहा जी जब कोई डिनाई करेगा, जब कोई बात करेगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलिए डिनाई को छोड़ देना, एक सेकंड के लिए डिनाई को छोड़ दे। मान ले उधर से कोई डिनाइल नहीं आया, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल मामलात पर बातचीत हुई? मैं उस मुलाकात में था जो मैं इस बात को तस्लीम करूं। उस मुलाकात के अंदर गौहर खान साहब थे, वो उसको बेहतर तरीके से वजाहत कर सकते हैं। आप गौहर साहब से पूछ लें, वो आपको बता देंगे जी। तो आपने, जाहिर है आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, आपने उस हवाले से कोई बात की? आप भी तो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ कर रहे हैं, अगर उधर भी बात होती है, आपके हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो दोनों का जाहिर है टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है और बातचीत भी इम्पॉर्टेंट है दोनों तरफ से। बहुत सारी चीज़ों का पता होता है जी, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ऑन ओथ होते हैं और वो आपको पता होती है, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं सिर्फ एक सस्ती शोहरत के लिए ऑन ओथ चीज़ों को बाहर नहीं लेकर आता। तो मैं इसलिए आई विल रादर प्रेफर टू बी क्वाइट ऑन दिस। गौहर साहब ने चूंकि इसको रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करें, मुझे पता है कि क्या हुआ है, बट आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। बहुत शुक्रिया सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब मेरे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 1 साल में 100 से ज़ायद पेशियों, 35 से ज़ायद गवाहों और 3 बार फैसला डिले करने के बाद बिलाखिर एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला सुनाया, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया और अदालत ने अलकादी यूनिवर्सिटी को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने का भी हुक्म दिया है। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि इमरान खान अलकादिर केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस पाए गए हैं। उन्हें नैब के ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत मुजरिम करार दिया जाता है, जबकि बुशरा बीबी पर करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत का इल्ज़ाम साबित होता है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में यह भी लिखा कि कई मौक़े देने के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीला मुजरमान की बेगुनाही साबित नहीं कर सके, जबकि प्रोसिक्यूशन ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम की। अदालत ने इमरान खान को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में इमरान खान को 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी जेल में रहना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ के बेटे ने कई अरब की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उनसे सवाल नहीं हुआ, इस फैसले को चैलेंज करेंगे। जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये एक ओपन एंड शट केस था। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए।
ये फैसला एक शर्मनाक फैसला है। ये फैसला सियासी बुग़्ज़-ओ-अनात पे दिया गया फैसला है। नवाज शरीफ के बेटे ने इस मुकदमे को, जो प्रॉपर्टी थी उसको 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। ये सवाल नवाज शरीफ से आज तक नहीं पूछा गया कि ये 9 अरब रुपए उसके बेटे हसन नवाज के पास कहाँ से आए। हम इस फैसले के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। तो ये 190 मिलियन पाउंड जो थे ये वापस मिलने थे वफाकी हुकूमत को। काबीना के एक इजलास में एक बंद एनवेलप लाया गया और 59 अरब के करीब बहुत खतीर रकम है। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के जरिए सेटलमेंट में मुआवजा अदा करना था सिंध के अवाम को, उसमें यानी उस जुर्माने के अकाउंट में उसको जमा करवा दिया गया। ये एक बहुत घिनौना काम हुआ था मुल्क के साथ। नाजरीन, इसका बैकग्राउंड ये है कि इस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को जो दिए गए 50 अरब रुपए का जो जुर्माना था वो प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर एडजस्ट किया और फ़वाइद लिए गए प्रॉपर्टी टाइकून से, और इसके बदले अरबों रुपए और सैकड़ों केनाल अराजी हासिल की। इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने इस लीगल मुआहदे पर काबीना को अंधेरे में रखा, गुमराह किया और किसी को कुछ बताए बगैर बंद लिफाफे पर इसकी मंजूरी ली गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस मुआहदे की मंजूरी काबीना ने दी थी तो क्या नैब तरमीम बहाल होने के बाद क्या ये केस नैब के दायरे इख्तियार में आता है? PTI का ये मौक़िफ़ है कि अलकादिर ट्रस्ट पर ना तो हुकूमत को एक धेले का नुकसान हुआ और ना ही इमरान खान या बुशरा बीबी को एक धेले का फ़ायदा। तो करप्शन कैसे हुई, किसने की वो ये करप्शन? और तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि काबीना का फैसला था। आज जिसकी हुकूमत है वो काबीना का फैसला रिवर्स भी कर सकती है। इनको रोका किसने है इनकी काबीना को? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, तहरीक इंसाफ ये एतराज़ उठा रही है कि उन्हें एक्सपेक्टेड तो था कि सज़ा होगी, लेकिन कुछ ख़ास लोगों को कैसे पहले पता चल जाता है कि ये सज़ा होगी, हर सूरत होगी, फिर उन्हें ड्यूरेशन भी पता चल जाती है कि इतने सालों की सज़ा होगी, बुशरा बीबी को भी होगी, इमरान खान को भी होगी। तो ये फैसले कहाँ लिखे जाते हैं? पहले से लिखे जाते हैं? पहले से लोगों को बाहर कैसे पता चल जाता है? बिस्मिल्लाह। शाज़िया, लोगों को इस तरह पता चल जाता है कि दोनों नैरेटिव आपकी मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं। जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना होता है या जो उस केस के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन के अलावा डिफेंस साइड के अंदर होते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि जो भी चीज़ की जा रही है वो हमारे ही ख़िलाफ़ आएगी, और हम अगर पॉलिटिकल नैरेटिव ये नहीं लेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो उसका ये है कि कल को अगर फ़ैसला आ जाता है तो फिर हमारे पास कोई इस चीज़ का ऑप्शन नहीं रहेगा और उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है, जो दूसरी साइड के अंदर होती है वो अपने लिए इस्तेमाल करती है। चूँकि सारा खेल जो है वो अब अदालत से निकल के इस सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके ऊपर आ गया है कि जो कैमरे के ऊपर आता है वो अगले के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है विदाउट एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के उसका रिजल्ट क्या होगा। और जब चीज़ें इतनी आम हो जाती हैं तो फिर आपको सच और झूठ में तमीज़ करना मुश्किल होता है, और जब तमीज़ करना मुश्किल होता है तो ज़्यादा ऊंचा बोलेगा उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी, जो कम बोलेगा उसकी आवाज़ कम सुनी जाएगी। लेकिन सब्सटेंस पे कोई बात नहीं करता कि असली इशू क्या है, किसको नहीं होनी है, कितनी होनी है, कब होनी है, कब फैसला आना है, ये पता होता है सारा। नहीं तो आप PTI दौर के अंदर भी देख लें, उन्हें नहीं पता होता था कौन बाहर निकल रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन कब अंदर दोबारा जाएगा। तो ये चीज़ तो देखें ना, कहीं देखें ये चीज़ें जो हैं, अगर हमने इसको इसी नैरेटिव के साथ लेके चलना है या इसी तरह लेके चलना है तो फिर ये इस तरह चलती रहेंगी। और उस चलने का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आपके इंस्टीट्यूशंस को है कि आपने अपनी जुडिशरी जो है उसको भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, आपने अपनी पार्लियामेंट को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, और आपने जो लॉ के अंदर आपकी लिमिटेशंस थी, कभी आज उन्होंने पूछा है किसी ने इस चीज़ के अंदर कि क्या कैबिनेट का जो तरीक़ाकार था वो ठीक था? क्या आज उस पर सवाल पे बात होती है कि क्या NCA ने जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो 4 फीट करके पाकिस्तान के पास आना चाहिए था उसको की लायबिलिटी के अंदर एडजस्ट करवा दिया गया? वो तो बाद के अंदर जब शोर मचा इस चीज के अंदर वो पैसे किधर है, तो फिर उसके अंदर ये मामला सामने आया कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्राइम तो कैबिनेट ने कमिट कर लिया। तो पैसे को इमरान खान ने कुछ नहीं थे पैसे, शाजिया पैसे कहां थे? पैसे तो नहीं रखे इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने। देखें वो जो पैसा शाजिया यहां से गया था वो ना
प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती था, ना वो किसी और शख्स का ज़ाती था। एक पैसा गया जिसको बरतानिया का जो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 उसके नीचे उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और उनके कानून के मुताबिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो पाकिस्तान के पास वापस आना चाहिए। और पाकिस्तान के किस अकाउंट में आना चाहिए? वो अकाउंट 1 होता है किसी मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान का या किसी भी स्टेट अकाउंट का होता है। आपने वो पैसा जो है आपने एक डील करवाई और उस डील के अंदर पैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। और कौन सी सुप्रीम कोर्ट? जिसका पर्सनल अकाउंट था रजिस्ट्रार का, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया इस चीज के लिए कि जो 460 अरब की लायबिलिटी थी, और वो भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया। एक ऐसा मामला जो उस वक्त की अदालत के जो इमरान के साथ नहीं मिली, मैं नहीं ये कह रहा कि इमरान के साथ मिली हुई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंटेशन के अंदर बैरिया टाउन की जो 460 अरब की डील जो थी उसको जो एंडोर्समेंट दी थी वो गलत था, वो कानून के मुताबिक नहीं था। कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो यह है कि फैसला करना ठीक है या गलत है, और गलत करके आप इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाके बैठ के फैसले करें कि चलें अब डील करते हैं। 12-1300 अरब से चलते चलते जो वो 460 पे आया और आज भी वो डिफॉल्ट है, यानी कि 2026 तक ये पैसे देने थे, नहीं दिए गए, ना नैब ने कार्रवाई की है, सब स्पॉट फ्री फिर रहे हैं। और अब आज जाहिर है अदालत ने फैसला किया है तो उस वक्त अपने इदारे की जो गलतियां थी उसका अहाता करना चाहिए था, उसका जिक्र करना चाहिए था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फला जजेस ने ये गलत रोल प्ले किया था। तो फिर आज एडमिट करते अपने इदारे की गलतियां उस फैसले में। देखें चीज ये है कि आज का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के ऊपर नहीं था। आज का फैसला ये आया है कि क्या पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी वाइफ ने या उनके साथ जो 6 लोग एब्सकॉन्ड कर गए हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं, या उन्होंने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं किया, और गलत किया है तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस है। अब जो सेक्शन 4A है जिसका इम्यूनिटी पे बात की जाती है कि जी कैबिनेट के फैसले जो हैं उन्हें इम्यून है, वो उस सूरत के अंदर इम्यून है जो PDM की दौर के गवर्नमेंट आई थी कि अगर वो फैसले गुड फेथ के अंदर है और उसके अंदर जो है रेसिप्रोकल आपको बेनिफिट नहीं आया या उससे ऐसा कोई लीगल काम ने आप नहीं किया कि आपने सारा कुछ जो है उसको उल्टा कर दी है। और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो कैबिनेट के वो जो कलेक्टिव डिसीजन है उसके अंदर अगर वो शख्स जिसने वो सारा किया है वो रिस्पॉन्सिबल आएगा और दूसरे के ना फायदा लिया है ना उसे पता है उस चीज के अंदर, तो उसके खिलाफ किस तरह रेफरेंस हो सकता है? तो सेक्शन 4A की एप्लीकेशन इस केस के अंदर पूरी तरह जो है वो लागू होती है। और इसके आधार जो है वो जजमेंट के अंदर डेफिनेटली आएगा। ये जो केस था ये नैब के दायरे इख्तियार में आता था, हालांकि नई जो कानून साजी हुई थी उसमें तो ये था ना कि काबीना के फैसलों पर नई तरमीम के तहत नैब कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन ये केस हुआ। देखे शाजिया ये है कि पहले कानून ये था कि हर फैसला अगर वो करप्ट या करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है तो उसके खिलाफ नैब की अथॉरिटी या कॉग्निजेंस लेने की थी। उसके बाद अमेंडमेंट इसके अंदर ये आई क्योंकि आपके पूरे मुल्क का निज़ाम या गवर्नेंस बैठ चुका था और PTI ने अपने ही दौर के अंदर ये ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने चैलेंज भी इन अमेंडमेंट्स को किया कि ये क्यों इस तरह हुआ है। उसके अंदर ये एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है कि हाँ कैबिनेट के फैसले उन्हें इम्यूनिटी है, बट उन फैसलों के अंदर कुछ शख्स जो उसको लीड कर रहा है या मिनिस्टर उसको एडवांटेज हो रहा है और बाद में पता चल जाता है तो वह हेल्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है वो सेक्शन 4A जो है उसके नीचे किसी भी शख्स को नहीं है पाकिस्तान, चाहे वो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है या आपके जितने भी ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर्स हैं, ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। बट दूसरा शाजिया जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, मुझे एक सवाल का जवाब दें। हुकूमत तो इसको करप्शन का केस कहती है ना कि बुश बीबी ने करप्शन की, माली फवायद हासिल किए, इमरान खान ने किए। हमें तो पता है करप्शन उसको कहते हैं अगर आप पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है फर्ज करें तो आपने जाहिर है उससे कुछ ज़ाती फ़ायदा हासिल किया होगा, आपकी ज़ात को या आपकी फैमिली को कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा या आपके दोस्तों को कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इसमें अगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन हासिल की गई, इसमें इमरान खान ने कोई उनका मौक़िफ़ में बता रही, वो कहते हैं इमरान खान ने कोई ज़ाती महल बना लिया, कोई ज़ाती कोई वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर ली। ज़ाती बुशरा बीबी और इमरान खान ने उस रकम का क्या किया? करप्शन कहते हैं ना, करप्शन कैसे साबित हुई ये बताएं, कानूनी सवाल है एक। शाजिया एक तो ये है, आपने शाजिया अगर आप देखें बात ये है शायद आपने वो जजमेंट पढ़ी नहीं है या नैब लॉ आपने नहीं पढ़ा
चार्ज ये फ्रेम हो के ये प्रूवन हुआ है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके जो अमानत थी कौम की उसने उसको डिसऑनेस्टी की है, और वो सेक्शन ए जो आपका 9A9 है और उसके बाद जो आपका पीपीसी का सेक्शन 181 है उसके अंदर उन्हें करप्शन का शोर मचा रही है कि रंगे हाथों पकड़े गए, करप्शन करते पकड़े गए। पहली हुकूमत है, पहला वजीर आजम है वो और उसकी बीवी रंगे हाथों मेरा ख्याल है कि आप देखें, अगर तो आप देखें ना, आप ये है कि कभी आप एक का नैरेटिव ले लेती हैं, कभी आप दूसरे का नैरेटिव ले लेती हैं, दोनों के नैरेटिव आपको मिलते हैं। आप ये नहीं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में फर्क है। करप्ट प्रैक्टिसेस ये है कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है और आप उस इख्तियारात से तजावुज करते हुए गलत इस्तेमाल करते हैं, और जिसका कॉन्सिक्वेंस, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी शख्स जो है वो कौम का सबसे बड़ा अमीन नहीं है? बिल्कुल। क्या उसने जो चीजें उसके ट्रस्ट की गई हैं उसने उसकी अमानत के अंदर काम नहीं करना? और अगर वो अमानत इस तरह की हो कि बाहर के मुल्क वाले ये कहें कि ये आपकी अमानत है, आपने अपने पास रखना है, और वो शख्स उस अमानत को उसी के पास भिजवा दे जिसका पैसा बाहर जाके उस मुल्क ने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो अब आप इसको अमानत में खयानत कहेंगे कि नहीं कहेंगे इस चीज के अंदर? तो अगर तो ये पहली चीज आ गई है तो दूसरी चीज तो पीटीआई कह रही है कि शहबाज शरीफ की काबीना को रोका किसने? एनसीए से होने वाला मुआहदा पब्लिक करे। मुआहदा क्या था? इस फैसले को रिवर्स कर दें, पैसा ले लें। मैडम मुआहदा था ही नहीं वो। मैडम देखे आप बार बार जो एक नैरेटिव को लेके, क्या पीटीआई के सारे नैरेटिव ठीक हैं या गवर्नमेंट के सारे नैरेटिव ठीक होते हैं? ये तो पिक एंड चूज की बात है। देखें, सबसे पहले आप ये बताएं, 1947 से लेके 2025 तक आज तक कैबिनेट ने ये काम किया है। और पहली दफा आपके मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रहा है, और बरतानिया जिसके ऊपर आप सलूट करते हैं वहां पर जाके कि उनका इंसाफ का निजाम ठीक है, आप उस पैसे को डाइवर्ट करके किसी और जगह एडजस्टमेंट करवाते हैं। क्या वो एडजस्टमेंट करवाई गई उससे क्राइम कमिट नहीं हुआ? जब इमरान खान को सजा मिलती है, खुशियां मनाई जाती हैं, कोई गद्दार कहता है, कोई कुछ कहता है, और बाद में इसी मुल्क की अदालतें उस केस से जो है ना वो बरी जिम्मा भी कर देती हैं। तो ये है ना इसके अंदर। आप ये देखें, आज जज ने 2 दफा फैसला एडजर्न किया है। नहीं 2 दफा शाजिया उस जज ने फैसला किया है, तो पूरे मुल्क के अंदर उस जज की क्या हमने हालत कर दी है, और हमने क्या हालत अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई है। जो चीफ जस्टिस बार बार रिलीफ देता है उसे हम कहते हैं रिजाइन करे, और हम कहते हैं कि सारी चीजें कंप्रोमाइज हैं। हमने क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट छोड़ा हुआ है? ये है ग्राउंड रियलिटीज, और ये ग्राउंड रियलिटीज इसलिए बेटर लगती हैं कि जब आप उस सिस्टम के प्रोसेस के अंदर अपनी लीगल मिस्टेक्स को कमिट कर रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि आप अगले को गंदा कहें और उसके बाद उस इदारों को गंदा कहें, और उसके बाद इतनी को धूल उड़ा दें कि जिसके अंदर सच और झूठ की तमीज जो है वो खत्म हो जाए। क्या साइफर की तरह इस केस में भी यही चांसेस हैं? जिस तरह बाद में वो केस जो था वो खत्म हो गया, और अब ये भी ऐसे ही होगा? बड़ी उम्मीद है पीटीआई को इसको लेकर? नहीं, देखे बात यह है कि फैसला तो अदालत ने करना है। अगर अदालत जो है वो फैसला करती है कि ये जो अदालत ने नीचे फैसला ठीक नहीं किया, तो अदालत पाकिस्तान की कर सकती है। और वैसे जनरली देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कितने को ऐसे पॉलिटिकल केसेस हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ उनके फैसले आए हैं, तो ये भी एक हकीकत है, और वो हकीकत जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती। चाहे जो है हमने लॉ की वायलेशंस की हो, चाहे हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहे हो, और चाहे जिस शख्स को हम बुरा कहते रहे हो और वो हमारे पास बनी गाला में भी आके मीटिंग्स करे, और उसकी सारी जो है आप एक चेन ऑफ देखें ना, एविडेंस क्या है, आपको ऑडियो लीक्स भी नजर आएंगी, सुप्रीम कोर्ट की एडजस्टमेंट भी नजर आएगी, ट्रस्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे लैंड ट्रांसफर भी आएगी, और उसके बाद ये है कि 6 के 6 एब्सकॉन्डर्स हुए हैं। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है, हमें उस ग्राउंड रियलिटी पे जाना चाहिए, तवक्को करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, इन हमारे लीडर्स पे रहम करे, और इस मुल्क को। अहमद मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए तो ज़ाहिर है एक उम्मीद थी सबको कि शायद अब पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है और जो सियासी तलखी है एक अरसे से, इसमें शायद कुछ कमी आएगी और इसी पर मुल्क आगे चलेगा, सही समत में चलेगा। अब मुज़ाकरात कहीं और हल कहीं और से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बज़ाहिर मुज़ाकरात जिस हुकूमत के साथ हो रहे हैं उस हुकूमत का मुज़ाकरात से कुछ लेना देना नहीं है। साफ नज़र आ रहा है कि जहाँ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं
वहाँ फैसले होते नज़र नहीं आ रहे। दर हकीकत ये मुज़ाकरात जितने अहम बताए जा रहे हैं उनमें उतनी ताकत और संजीदगी लग नहीं रही है। इन मुज़ाकरात में मुतालिबात को मुतालिबात नहीं बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट माना जा रहा है। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि कोई उन्हें NRO का नाम दे रहा है, कोई डील का नाम दे रहा है। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि अभी तक ये जानना, फिगर आउट करना मुश्किल है कि ये मुज़ाकरात असली हैं या नकली हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि एक दूसरे पर एतमाद है, ना ही सियासी लचक है, लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकराती टेबल पर बैठे जो सियासतदान हैं, कभी अडियाला तो कभी जाती उमरा के इशारों को देखते हैं। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि सज़ाएं मिलने का सिलसिला रुका है, ना ही सिविल ना फरमानी को कोई ब्रेक लगी है। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर सब जीतना चाहते हैं मगर इस सियासी लड़ाई में पाकिस्तान शायद हार रहा है। इस सब के बाद भी इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है, ख़ासकर जिस मुलाकात की बात बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव मुलाकात थी और उधर से पॉजिटिव जेस्चर मिले हैं और सिक्योरिटी ज़राए उसकी तरदीद कहते हैं और उसको कहते हैं कि अफसोसनाक है उस मुलाकात को सियासी रंग देना। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मुस्बत पेशरफ्त है वो गलत बात कर रहे हैं। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, आज 190 मिलियन पाउंड के केस अलकादिर ट्रस्ट केस में जिस तरह बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है, हैरानगी हुई, एक्सपेक्टेड था कि यही होगा? हैरत है, अभी भी आपको हैरानी होनी चाहिए। तुमने निकाह में कड़ी की, चल 7 साल सज़ा। तुमने घड़ी ली, बेची, चल 14 साल सज़ा, 1.5 अरब जुर्माना। तुमने कागज़ लहराया, हालांकि वो मुल्की सलामती को ख़तरा था मगर घड़ी से कम जुर्म था, लिहाजा 10 साल सज़ा। और इस सज़ा की तो हमारे दोस्त एक दिन पहले ही बता चुके थे कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा होगी, और वही हुआ। ये पहले वैसे पता कैसे चल जाता है? जज नासिर जब शेख रशीद साहब की तरह पेशन गोइयां। हाँ, डेफिनेटली। और पता नहीं कि टेलीपैथी एक मैंने सुना था बचपन में, सस्पेंस डाइजेस्ट में पढ़ा था कि वो ज़ेन टू ज़ेन बंदा उसमें घुस जाता है, और पता शायद टेलीपैथी जानने वाले हों। आज इमरान खान उन लोगों को देखकर अदालत में मुस्कराए भी थे और कि ये भी आए हुए हैं। खैर, इशू ये है कि ये भी छोड़ देते हैं कि जज नासिर जवेद राना के बारे में जो आ रहा है, आज दोस्त मतीउल्लाह जान ने जो उस पर एक व्लॉग किया है, जुल्फ़कार भुट्टा जो उस वक़्त वहाबुल खैरी साहब के एडवोकेट थे, और वहाबुल खैरी साहब जिनको गिरफ़्तार किया गया वो मुल्ज़म थे, और सिविल जज उस वक़्त के नासिर जवेद राना ने उनका बिना पेश किए रिमांड दे दिया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस, वकला ने रोला डाला, सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस लिया गया, तो जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने इस पर आज खुद नोटिस लिया और फिर बुलाया, तो जज नासिर जवेद राना ने वहाँ भी झूठ बोला और उनके अमले ने भी झूठ बोला। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 का जो है 2004 में आज खुद नोटिस लिया, 2005 में कहा कि ये किसी भी अदालती ओहदे के लिए अनफिट है, नायल है, क्योंकि इनके अंदर एक ख़तरनाक रुझान पाया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के कोट अनकोट अल्फाज बता रहा हूँ ऑर्डर के, कि इनके अंदर एक ख़तरनाक रुझान पाया जाता है, ये कोई भी गैर कानूनी काम कर सकते हैं। सही। और फिर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया कि इनके खिलाफ 2 महीने के अंदर कार्रवाई करें। तो खैर, पहली बात तो ये है कि ये एक अफसोसनाक फैसला है, एक स्याह फैसला है, एक शर्मनाक फैसला है, और एक बार फिर इंसाफ का हुकूमत तो ढोल बजा रही है, वो कहते हैं मकाफात अमल है। दूसरी बात, पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड। पहली बात तो ये कि 190 मिलियन पाउंड है ही नहीं, 171 या 173 मिलियन पाउंड था। दूसरी बात है कि ये कोई एवन फील्ड नहीं था, कोई हुदैबिया नहीं था, ये कोई फ्लैगशिप नहीं था, ये कोई टीटी स्कैंडल नहीं था, ये कोई 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था। तीसरी बात यह है कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड बंद हो गया था 2020 में, नैब ने दोबारा खोला है, और उस प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी का मुआहदा जो इस केस का बेसिक डॉक्यूमेंट था वो भी नहीं था, और हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान जो मुआहदा हुआ वो भी इसमें मिसिंग है। और वफाकी काबीना की मंजूरी है, काबीना को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है नैब से
और अगर काबीना यही तो सवाल भी उठाते हैं ना कि बंद लिफाफे पर कैसी मंजूरी है, लिफाफा तो खोला ही नहीं था। नहीं, सुन लीजिए, थोड़ा सा मुझे डेवलप करने दीजिए कि अगर वफाकी काबीना बरीउज़ ज़िम्मा नहीं करार देते इस फैसले को, तो सिर्फ इमरान खान क्यों, वफाकी काबीना क्यों नहीं? और फिर एक बैंक, गैर मुल्की बैंक सुप्रीम कोर्ट में बता चुका है कि यह पैसा उस प्रॉपर्टी टाइकून का था, हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था। और अगर हुकूमत पाकिस्तान का था तो वो पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुका है। और नैब ने इतराफ़ किया इस केस में कि हुकूमती ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ना इमरान खान ने एक टके का फ़ायदा लिया, ना हुकूमत पाकिस्तान को एक टके का फ़ायदा हुआ, ना इमरान खान ने कमीशन और किकबैक्स ली, ना इमरान खान ने माली और ज़ाती फ़ायदा लिया, ना इमरान खान का अलकादिर यूनिवर्सिटी या अलकादिर ट्रस्ट के माली मामलात से कोई ताल्लुक़ है, ना इमरान खान तनख्वाहदार थे इसके। और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है या ब्लैक का पैसा है या गैर कानूनी ज़राए से बाहर गया था, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कोई सबूत नहीं है। और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन कब हरकत में आई? जब 2016 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनके बेटे का हसन नवाज का वन हाइड पार्क जो तकरीबन 28 मिलियन पाउंड का था, वो 48 मिलियन पाउंड में तकरीबन बेचा गया, तो मशकूक ट्रांजैक्शन पे। अब मुझे बताएं, हसन नवाज की इंक्वायरी खुली हुई थी, वो बंद कैसे हो गई? हसन नवाज के पास ये 9 साढ़े 9 अरब कहाँ से आया? क्या इस इल्ज़ाम की तहकीक हुई कि क्या ये नवाज शरीफ साहब को रिश्वत दी गई थी उस वक़्त, या ये सियासी रिश्वत थी? और आप मुझे बताएं, मैं और आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आप घर खरीदने जाते हैं, तो 9 करोड़ का घर आप 18 करोड़ में खरीदेंगी? या आप 9 करोड़ का घर 12 करोड़ में भी खरीदेंगी? आप तो कहेंगी 8.5 में दो। अच्छा, और फिर क्या मुल्क है, क्या निज़ाम इंसाफ है, क्या वैसे 190 मिलियन पाउंड केस है? इमरान खान का कसूर क्या है जी कि फेवर ली है? क्या फेवर ली है? ज़मीन ली है, यूनिवर्सिटी बनवाई, किसके लिए? इस मुल्क के बच्चों के लिए। तो इस मुल्क के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना जुर्म है काबीना की मंजूरी के बाद, और इस एक वज़ीर आज़म को और दूसरे वज़ीर आज़म का अपने बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना हलाल है, इमरान खान का हराम है। तो आप समझते हैं कि साइफर के फैसले की तरह जिस तरह वो उड़ाया गया फैसला, ये भी उड़ जाएगा? बड़ी कॉन्फिडेंट है तहरीक इंसाफ? जी, इसके दो तीन मैं बताता हूं। एक तो इस केस में ये क्रिमिनल में ये सिविल आपस में दो फरीकैन के दरमियान सिविल तस्फिया था, ये क्रिमिनल केस नहीं था, क्रिमिनल बना दिया गया। दूसरा, एक जो अब तक हुकूमत हमें बताती रही कि नैब की शिक 9 के A-B के तहत या D-C के तहत जो फ़ायदा लेना होता है वो भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है, तो ये फैसला उस शिक के तहत नहीं सुनाया गया। तीसरा, इस फैसले में इतनी बड़ी सज़ा नहीं सुनाई जाती। चौथा, इस फैसले के जज साहब। पांचवा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स और बेसिक गवाह हैं वो मिसिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई रत्ती भर भी ऐसी अदालत जहां इंसाफ हुआ तो मुझे लगता है ये केस उड़ जाएगा। फैसला दो दफ़ा डिले हुआ, फिर सुनाया गया, फिर मुज़ाकरात की कहानी, कहीं आपको ये कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं कि इमरान खान को मनाने की कोशिश कीजिए? बार बार डील की भी बातें हो रही थी, तो ये मैसेज दिया गया इमरान खान को क्योंकि वो नहीं मान रहे। देखिए, फैसले पर एक शेर सुनते जाइए। आपने कहा, मुझे अचानक शेर याद आ गया कि है फैसला खुद बायसे तौहीन अदालत, है फैसला खुद बायसे तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता, क्या सराइयाँ तो बड़ी हैं इस धुंध आलूद मौसम में और ठंडे मौसम में कि मुज़ाकरात थे, बैकडोर राब्ते थे, उसकी एक वजह सी थी कि डिले हुआ। नंबर 2, बैरूनी दबाव था, उस दबाव के जांच पड़ताल में लगे हुए थे, इस वजह से डिले हुआ। नंबर 3, जो इस जुडिशल कमीशन का इजलास होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए एडिशनल जजेस रखने थे, तो सोचा जा रहा था कि वो एडिशनल जजेस पहले रख लिए जाएं, फिर फैसला किया जाए, ताकि ये फैसला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए तो वहाँ भी सस्टेन हो। ऊपर तो फिर आईनी बेंच है। तो इस तरह की कच्ची पक्की खबरें थी जिनके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कहा। लेकिन पक्की खबरें तो वाडा साहब के पास होती है ना। वो तो बात कर रहे थे सजा होगी, इतनी सजा होगी। अब वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद इनका जो ट्रम्प कार्ड है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, उस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। 20 जनवरी के बाद तो PTI लेट कर और हुकूमत अकड़ कर मुज़ाकरात करेगी। उनके पास तो सच्ची खबरें होती। इसमें दुख तकलीफ ये है कि
किसी के लेटने पे खुशी और किसी के अकड़ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मुझे बताएं कि हमारे मसाइल क्या हैं? मईशत, दहशत गर्दी, खारजा तन्हाई, अंदरूनी नफ़रत और तकसीम, सियासी अदम इस्तेकाम। क्या चल पाएगा इस तरह मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है? नहीं चल पाएगा। क्या वन पेज पे आए बगैर मईशत और दहशत गर्दी के बुरानों से निपटा जा सकेगा? नहीं निपटा जा सकेगा। ये वक्त का फेरा होता है शाजिया। मैं और आप दोनों हम इसी मुल्क में हैं। 4 साल का अरूज होता है मैक्सिमम इस मुल्क में। वेरी ट्रू। 4 साल में जो अकड़े हुए होते हैं वो इस तरह लेट जाते हैं अगले पहिए में कि बंदा हैरान रह जाता है, और जो लेटे हुए होते हैं, टिटरे हुए होते हैं, वो इस तरह अकड़े हुए नजर आते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो अकड़ लें, कोई बात नहीं, अकड़ लें, अकड़ के मुज़ाकरात कर लें, ना करें मुज़ाकरात। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पहिए में इसी तरह घूमता हर कोई है, सीखता कोई नहीं है। इतने तल्ख तजुर्बात के बाद सीखता फिर भी कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, इमरान खान को तो एक पहला रगड़ा लगा ना, वो तो 18 में इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार से निकले, तो ये पहला रगड़ा है। वो रवायती सियासतदान भी नहीं है। लेकिन ये लोग तो पिछले 35-40 साल से कभी रगड़े में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो कोई इनके लहजों में, कोई इनकी बातों में, कोई इनके माइंड सेटों में, कोई इनकी गुफ्तगू में, कोई इनके बयानों में, कोई इनके करतूतों में कोई आपको नजर आया कि कोई सीखा हुआ है? सही। आज मरियम नवाज साहबा पता क्या कह रही थी? जी, मरियम नवाज साहबा कह रही थी, सुनते जाइए कि मरियम, वो कह रही हैं कि अब मेरे हवाले मरियम नवाज साहबा, मुझे मिल गया यूनिवर्सिटी अल-कादर ट्रस्ट मेरे हवाले हो गया और अब वहाँ जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। अब मैं चूंकि मजहब पे बात नहीं करता, मैंने सिर्फ उसको लाइटर टोन में लिखा कि चलो आप भी साहिब जायदाद हो गई हैं, पहले तो आपकी बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं थी। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहबा, यहाँ सीरत नबी की क्लासें होती हैं, तो बंदा कुछ सोच ले। इतना इंतकाम में आगे जाना, इतनी दुश्मनी में आगे जाना, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए, या उससे क्या होता है, मजीद नफरत फैलती है। सही। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात के हवाले से बताया और उसी मुलाकात के हवाले से पहले वो तरदीद करते रहे, फिर सिक्योरिटी ज़राए को देखें, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि आप उस मुलाकात को जो सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी, आप उसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ डबल प्ले कर रही है, उधर भी मुज़ाकरात कर रही है, उम्मीदें कहीं और लगाई हुई हैं। आपने कहा ना एक आखिरी सवाल, तो मैं खुश हुआ कि आप पूछेंगे कि आप इतने स्मार्ट क्यों होते जा रहे हो। लेकिन चलो फिर सियासत, उसी पे ही बात कर लेता हूँ। तो इशू बुनियादी तौर पे ये है शाजिया के मुलाकात तो हुई, और हमारे दोस्त मंसूर अली ख़ान इसके बारे में मज़ीद कहते हैं कि मुलाकात 3 बंदों में नहीं 6 बंदों में हुई। आर्मी चीफ साहब थे, उनके साथ 2 फौजी ऑफिशियल थे, बैरिस्टर सैफ थे, बैरिस्टर गौर थे, अली मीन गंडापुर थे। और डेफिनेटली मैं तो इस बारे में नहीं पढ़ता ना कोई मुज़ाकरात तो कभी भी नहीं उधर हो रहे, और कोई राब्ता है वो ज़ाहिर अली मीन गंडापुर उससे पहले बता चुके हैं। तो डेफिनेटली सियासत पे भी बात हुई होगी, सिक्योरिटी के मामलात पर भी बात हुई होगी। लेकिन हमें हैरत तब होती है जब अगर सिक्योरिटी मामलात पे बात होनी होती तो उसमें मैक्सिमम अली मीन गंडापुर होते, और पहले जो मीटिंग हो रही थी उसमें हुई थी, तो बैरिस्टर गौर का वहाँ जाना बनता नहीं था। लेकिन चलो जो भी बात हुई है अच्छी बात है, मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ कि ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, और फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो ट्रेंड गलीज़ गुफ्तगू ये भी नहीं होनी चाहिए, और मिलते मिलाते रहना चाहिए। क्या हो गया यार, हम क्यों नहीं मिलते? बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।